आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अबाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज, व्हाई दे आर एडजस्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स या एक्टिविटीज होते क्या हैं, पॉइंटर बना के लिखेंगे। अनयूजुअल गेन्स और लॉसेस, इसे हम लोग एबनॉर्मल एक्टिविटीज भी बोलते हैं। एबनॉर्मल एक्टिविटीज मतलब दैट मे नॉट occur frequently, that is, they are of non-recurring nature, and most important, not a part of a company's normal business operation. Normal business operations, अगर आप इतनी बातें लिख पाओगे तो इजीली एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपको समझ में आ जाएंगी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से ही पता चल रहा है कि दैट इज नॉट ऑर्डिनरी, मतलब वो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। दे आर अनयूजुअल गेन्स, अनयूजुअल लॉसेस एंड आर नॉट रेकरिंग इन नेचर्स। नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो इनके एग्जाम्पल्स हम लोग थोड़े से कर लेते हैं रिलेटिंग टू डिफरेंट एक्टिविटीज। एग्जाम्पल्स रिलेटिंग टू different एक्टिविटीज। अलग अलग एक्टिविटीज में अलग अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स पॉसिबल है। ऑपरेटिंग में, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग में भी। अब ये क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं और बातों को समझ लेते हैं। सर, ऑपरेटिंग में तो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में समझाया था। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज देखना, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। पेमेंट टू एम्प्लॉइज, पेमेंट टू एम्प्लॉइज अंडर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, जिसको हम लोग वीआरएस बोलते हैं। अगर कोई इम्प्लॉइज अपने मर्जी से बिजनेस को छोड़ के जाता है तो उसे हमें पेमेंट करना पड़ता है वीआरएस स्कीम के अकॉर्डिंग। तो अब ये जो रिटायरमेंट के बदले उन्हें पेमेंट किया जा रहा है, ये हमेशा नहीं होगा, ये कभी कभी होगा। दूसरा, लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू थेफ्ट, फायर एक्सेट्रा। तो ये भी अनयूजुअल है, हमेशा ऐसा होगा नहीं आपके बिजनेस में। और इफ एनी इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ सच लॉस, अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो थेफ्ट की वजह से अगर लॉस हुआ, आग लगने की वजह से लॉस हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको क्लेम पे कर रही है तो वो आपके लिए इनकम कहलाएगा, और वो भी अनयूजुअल इनकम। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सर क्या हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर डिस्ट्रक्शन। हाँ जी, ये वर्ड को अंडरलाइन कर लेना बेटा। फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स कॉज्ड ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज, मान लेते हैं कि अर्थक्वेक के वजह से आपका एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गया और आपने ऑलरेडी इंश्योरेंस करा रखा था, दंगे हो गए जिसके वजह से आप ही के बिल्डिंग में, आप ही के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया गया। आपने ऐसी चीज़ों के लिए ऑलरेडी इंश्योरेंस ले रखा था, तो इंश्योरेंस का जो पैसा मिलेगा ये अनयूजुअल गेन है। नेक्स्ट हो गया कि मान लो आपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कहीं पे ज़मीन खरीद के रखी थी। अब क्या हुआ कि उसी जमीन से होके हाईवे गुजरना था गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो गवर्नमेंट ने आपके उस लैंड को एक्वायर कर लिया
और उसके बदले आपको उन्होंने कॉम्पनसेशन दिया, ऐसा हमेशा नहीं होगा। इसीलिए इसे भी हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में ही कंसिडर करना पड़ेगा। सर ये तो चलो समझ में आ गया। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या हो सकता है? बिल्कुल होगा। पेनाल्टीज और फाइन्स ऑन बोरोइंग्स। आपने कोई वॉयलेशन किया होगा टर्म्स का, वायलेशन ऑफ टर्म ऑफ लोन, तो उसके वायलेशन की वजह से कुछ पेनाल्टी या फाइन जो है वो आप पे लगाई गई, तो उसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस बियर करने पड़े, ये भी हमेशा नहीं होगा। क्रेडिटर्स फॉरगिव्स द लोन लाइबिलिटी। अब क्रेडिटर्स को आपको कुछ पैसे देने थे और क्रेडिटर्स ने बोला कि चलो मुझे ये पैसे मत दो, रहने दो, मैं माफ़ करता हूँ, तो ऐसे कंडीशन में भी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कहलाएगा। लास्ट वन इज कॉम्पनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ लीगल केस related to disputes over loan agreement। लोन एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट को लेके कुछ डिस्प्यूट हो गया था, तो लीगल केसेस हो गए, वो केस आप जीत गए और आपको उसके अगेंस्ट में कॉम्पनसेशन मिला। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स जो होंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब ये सारे एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाती है बिजनेस के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स आप बिल्कुल याद करके जाना। अब बात आती है सर ट्रीटमेंट की। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? बिल्कुल सर बता देता हूँ। देखिए सारे आइटम्स जो हैं वो 2 टाइम्स रिकॉर्ड होंगे। ऑल आइटम्स आर रिकॉर्डेड ट्वाइस। पहला तो आप सबको पता है, जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं विल बी एडेड बैक फॉर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हमने स्टेप नंबर 1 में किया था। मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी, लास्ट वीडियो में ये हमने किया था ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को ऐड किया था। ये पहला स्टेप है जो आपको फॉलो करना होगा। कोई भी एक्सपेंस हो, चाहे वो किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑपरेटिंग से रिलेटेड हो, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो, फाइनेंसिंग से रिलेटेड हो, आप सब ऐड कर दोगे। दूसरा, इनकम विल बी रिड्यूस्ड while कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये इनकम किसी भी एक्टिविटी से हो सकता है। तो पहला काम तो आप करोगे स्टेप नंबर 1 में, जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है उन्हें ऐड कर देना बेटा, जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है उन्हें आप माइनस कर देना। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करने वाले हो? नेक्स्ट स्टेप, इफ एक्सपेंसेस एंड इनकम आर रिलेटेड टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान से समझना। अब जो एक्सपेंसेस आपने यहाँ पे ऐड किए, अगर वो ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है या फाइनेंसिंग से, सेम फॉर इनकम ऑल्सो, तो अब आप क्या करोगे? वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जब आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल रहे होगे, तो आप इन्हीं एक्सपेंसेस को यहाँ पे माइनस कर दोगे। डिडक्ट एक्सपेंसेस एंड ऐड बैक इनकम। सर समझ में नहीं आई, मैं समझाता हूँ। देखो हमने क्या किया था यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन था आपका, ये जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस किस रिलेटेड, मतलब किन से एक्टिविटी से रिलेटेड थे? तो ऑपरेटिंग। इसी तरीके से ये इनकम भी किससे रिलेटेड थे? ऑपरेटिंग। तो आपने सबसे पहले क्या किया?
आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय इनकम जो कि इंश्योरेंस के वजह से था, इसे माइनस कर दिया और एक्सपेंसेस को आपने क्या कर दिया था, ऐड बैक कर दिया था। ये पहला स्टेप था जो मैंने आपको यहाँ पे लिखाया। पहले स्टेप में क्या करेंगे, एक्सपेंसेस वापस ऐड कर देंगे, इनकम माइनस कर देंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो आपने यहाँ पे किया। फिर उसके बाद जब आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाला यहाँ पे, तो लास्ट में आपने देखा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स लिखा। उसमें आपने लॉस ऑफ इन्वेंट्री को माइनस कर दिया और इंश्योरेंस रिसीव को वापस ऐड कर दिया। मतलब एक्सपेंस को जो उधर प्लस किया था स्टेप 1 में, यहाँ माइनस कर दिया दोबारा से, और इनकम जो वहाँ पे माइनस किया था उसे प्लस कर दिया है यहाँ पे। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि आपको 2 ट्रीटमेंट करना होगा। पहले स्टेप 1 में आपको एक्सपेंसेस को रीएडजस्ट करना होगा और फिर आपको चेक करना होगा कि ये जो एक्सपेंसेस हैं वो किस एक्टिविटी से रिलेटेड है। ऑपरेटिंग से है तो ऑपरेटिंग में एडजस्ट करोगे, फाइनेंसिंग से है तो फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग से है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप एडजस्ट करोगे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहाँ पे आप सेम डिडक्ट करोगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, यहाँ पे भी आप डिडक्ट करोगे और फिर ऐड बैक कर दोगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम और यहाँ पे भी ऐड बैक कर दोगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा आपके लिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में रीएडजस्ट करेंगे, एक्सपेंसेस प्रॉफिट निकालते समय घटाए गए हैं, आप ऐड बैक करेंगे। इनकम्स ऐड किए गए हैं, आप रिड्यूस कर देंगे। फिर आपने देखना है कि वो एक्सपेंसेस और इनकम्स एक्चुअली में किस एक्टिविटी को बिलोंग करते हैं, जिसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक चार्ट बना दिया। आप इतना ही याद कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। और फिर आप ऑपरेटिंग वाले को ऑपरेटिंग में माइनस कर देना दोबारा से, इन्वेस्टिंग को इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग को फाइनेंसिंग में। अब शायद आपको बात समझ में आई होगी कि ये 2 बार क्यों हुआ। वो इसीलिए हुआ कि मान लो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में निकालते समय आपने इस इन्वेस्टिंग के एक्सपेंसेस को माइनस कर रखा होगा, तो आप वहाँ पे उस एक्सपेंसेस को ऐड कर दोगे। ऑपरेटिंग निकालते समय वो दोबारा नहीं आएगा, लेकिन जब आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग करोगे तो वहाँ पे वो माइनस हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा दूंगा बाद में। फिलहाल के लिए ये पॉइंट आप अच्छे से समझ लेना, दोबारा वीडियो देखना अगर नहीं समझ में आई तो। बहुत ईजी पॉइंट है। आपने पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में किसी भी तरीके के एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को ऐड कर देना है और फिर बाद में जब दोबारा से माइनस करोगे या दोबारा से एडजस्ट करोगे, रियलिटी में जो एक्सपेंसेस थे वो फाइनेंस के नेचर के थे तो फाइनेंस में एडजस्ट होंगे, इन्वेस्टिंग के थे तो इन्वेस्टिंग के एडजस्ट होंगे, ऑपरेटिंग के थे तो ऑपरेटिंग में एडजस्ट होंगे। आई होप यहाँ तक के पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो अब हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पॉइंट्स खत्म नहीं हुए हैं, तो हमें ध्यान से कुछ क्वेश्चंस करने हैं और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको क्वेश्चंस करते वक्त समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से एक्स लिमिटेड ने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। गुडविल राइट ऑफ करी, नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। लॉस इन्वेस्टिंग आइटम है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नॉन कैश आइटम है और गेन ऑन सेल इन्वेस्टिंग आइटम है। ट्रेड रिसीवेबल्स का दिया है इंक्रीज डिक्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ट्रेड पेबल है, एक्सपेंस पेबल है। तो ये दोनों लाइबिलिटी हो गई और ये दोनों एसेट्स हो गए। क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है कैश कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने को। तो चलिए हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल के दिखाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। वैसे भी अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो बड़े क्वेश्चंस बहुत कम आने के चांसेस है, आएंगे भी तो इजी वाले, क्योंकि नंबर जो एलोकेट किया जाता था पहले के एग्जाम में इस चैप्टर को, वो 8 नंबर का एक क्वेश्चन आता था जिसको अब कन्वर्ट कर दिए गए इनटू 6 मार्क्स। तो क्वेश्चंस जो होंगे वो ज़्यादा बड़े आएंगे नहीं, इसी तरीके के छोटे छोटे 2 क्वेश्चंस मिला के आपसे पूछे जा सकते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग दोनों मिला के पूछेगा, निकाल के बताओ। चलो तो फिर हम लोग तो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। बेटा पहला बात बताओ, कितने स्टेप्स मैंने समझाए थे? 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1 क्या था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 5 लाख, हमें दिमाग नहीं लगाना है। स्टेप 2 में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होता था और स्टेप नंबर 3 में हमें कैश फ्लो निकालना होता था। तो हमारा ये तो निकला हुआ है, तो ये 2 स्टेप हमें बनाने पड़ेंगे। चलिए, तो आप यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर्स, यहाँ एक कॉलम, यहाँ एक कॉलम। आइए सबसे पहले अपने लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
आउटर कॉलम में जाके लिखता हूँ 5 लाख रुपीस। फिर हमें करना होता था एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। यहाँ पे हम लोग वैसे आइटम्स को ऐड बैक कर देते हैं जो कि प्रॉफिट निकालते समय घटाए गए हैं। तो क्या क्या घटाया गया है? गुडविल घटाया गया है, डेप्रिसिएशन घटाया गया है, लॉस घटाया गया है, प्रोविज़न घटाया गया है। इन सबको ऐड करेंगे तो 4 चीज़ें ऐड होंगी, गुडविल, रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। चारों के अमाउंट देख लेता हूँ एक बार। 5,000, 50,000, 20,000, 10,000। 5,000, 50,000, 20,000, 10,000। उसके बाद बेटा एक आइटम था जिसे माइनस होना था एंड पहले ऐड करके लिख दूँ 50, 20, 70, 10, 80, 85,000 यहाँ पे ऐड होएगा। और एक आइटम माइनस होना था, दैट इज गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, लोन नहीं बेटा, लैंड। ओके, तो ये कितना था? 7,500। तो 7,500 यहाँ पे माइनस होगा। 585, 585, 77, 500, 577, 500। ये हमारा आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हमने आपको बताया था एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो कैश घटता है, एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो कैश बढ़ता है। आइए सबसे पहले देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। देखो ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक्चुअली में एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो दोनों माइनस होंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, और ये इंक्रीज हो रहे थे 26,000 से, तो माइनस होगा। इनवर्स रिलेशन है, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, 1,000 का इंक्रीज था सर, ये माइनस हो रहा है। उसके बाद देखता हूँ लाइबिलिटीज़ में, ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये तो डायरेक्ट होगा था, एसेट्स भी इंक्रीज होंगे फिर। और एक्सपेंसेस पेबल डिक्रीज हो रहा है, मतलब पैसे जा रहे हैं, तो एक माइनस एक प्लस। ओके, तो यहाँ पे आप लिखोगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है लाइबिलिटी इंक्रीज मतलब पैसे आ रहे हैं, तो ये हो गया 11,000 रुपये। और ये हो गया डिक्रीज इन एक्सपेंस पेबल, और ये हो गया 14,000 माइनस। इसे एडजस्ट कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे 30,000 माइनस होंगे, तो यह है 5,47,500। कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम है नहीं, तो आप यहाँ पे लिखोगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आई होप आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ रिवाइज हो गया। स्टेप 1 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, स्टेप 2 ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना, स्टेप 3 नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालना। चलिए एक क्वेश्चन और कह रहा है नेट इनकम ऑफ ब्लू स्काई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 22 was 4,89,000. Depreciation charge for the year was 87,000, add होगा। Income for the year was arrived after adjusting for gain on sale of land 1,05,000, ये माइनस होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 48,000, बेटा ये प्लस होगा। और राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी इशू 25,000, ये इन्वेस्टिंग सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का एक्सपेंस है, तो यहाँ पे ऐड बैक होगा। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला इन्वेंट्री को लेके, तो इन्वेंट्री देखिए डिक्रीज हो रही है। उसके बाद रिसीवेबल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं। फिर कैश इन हैंड, इसको आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसी के लिए तो सवाल बन रहा है। पेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं और एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग डिक्रीज हो रहे हैं। और बैंक ओवरड्राफ्ट भी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है, तो यहाँ पे नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तुमको लिखना है
वो है एज पर CBSE गाइडलाइन। ये पॉइंट अपने शॉर्ट नोट्स में ज़रूर मेंशन करना। एज पर CBSE गाइडलाइन, बैंक ओवरड्राफ्ट and cash credit will be treated as short-term borrowing, short-term borrowings. ओके, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ट्रीट किया जाएगा। चलिए तो क्वेश्चंस बनाते हैं। आपने लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 3 स्टेप में ये सवाल बनता है। स्टेप नंबर 1 इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो इस क्वेश्चन में 4,89,000 दिया था। फिर एडजस्टमेंट करते थे फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स क्या क्या थे बेटा? डेप्रिसिएशन था, सर डेप्रिसिएशन लिखो। फिर एक गेन ऑन सेल ऑफ लैंड था, तो सर ये तो माइनस होगा, कोई इशू नहीं है, माइनस कर देंगे। फिर लॉस ऑन सेल था ऑफ, क्या था वो देख लेता हूँ, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, और एक शेयर इशू एक्सपेंस था। सर डिप्रिसिएशन कितने के थे? 87,15, 48, 25, 87,000, 1,05,000 माइनस लॉस था आपका 48,000, और शेयर इशू एक्सपेंस था 25,000। 1 सेकेंड कैलकुलेट कर लेता हूँ। इट विल बी 55,000। ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 4, ये भी आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, 5,44,000। ये स्टेप 2 हमारा कैलकुलेट हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब कई एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंजेस हमें दिख रहे थे, एक एक करके देखते हैं। इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री उल्टा होगा, हमारा कैश इंक्रीज होगा। डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितने की हो रही थी? सर 18, यहाँ लिख लेता हूँ पहले अमाउंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 18,000। फिर रिसीवेबल्स के बीच में डिफरेंस है 3,000, ये माइनस होगा, इंक्रीज हो रहा है, दैट इज़ वाई। और प्रीपेड एक्सपेंसेस के बीच में डिफरेंसेस कितने के दिख रहे हैं? 4,000 के। फिर उसके बाद पेबल्स के बीच में डिफरेंसेस दिख रहे हैं 12,000 के। और फिर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग के बीच में डिफरेंस दिख रहे हैं 4,000 के। तो ये 4,000 माइनस होगा, बस यही आपको कॉपी करना है। यहाँ पे आप 18,000 प्लस करो। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट था रिसीवेबल्स, तो इंक्रीज इन रिसीवेबल्स हो रहा था, इंक्रीज इन रिसीवेबल्स। आप 3,000 यहाँ ऐड करोगे। फिर नेक्स्ट था प्रीपेड एक्सपेंसेस, है ना? 1 सेकेंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। और ये 4,000 का था, यहाँ पे माइनस करो बेटा, 4,000 का था, प्लस करोगे। फिर उसके बाद कैश इन हैंड नहीं आएगा। पेबल्स, इंक्रीज इन पेबल्स, तो पैसे आ रहे हैं, इंक्रीज इन पेबल्स, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब पैसे आ रहे हैं। और इंक्रीज इन पेबल हो गया, 12,000 का था सर। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 4,000, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 4,000 माइनस होंगे। तो सर इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ जी। तो ये आएगा सर 27,000, 4, 11, 1, 4, 2, 6, 5,71,000 नेट कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आई होप यहाँ तक के पॉइंट्स आपको सारे समझ में आए होंगे। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।